Hello student, today I am going to tell you the different operations of data structure. हमने डेटा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली, हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लिया, ओवरऑल ये लॉजिक भी समझ लिया कि डेटा को हम मेमोरी में स्टोर इसलिए कर रहे हैं किसी स्टोरेज डिवाइस में कि इन फ्यूचर प्रोसेसर कुछ डेटा की आवश्यकता पड़ेगी प्रोसेस करने के लिए. फाइन. तो अगर डेटा हमारा मेमोरी में है और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करने के लिए एक्सेस करेगा, तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिक ऑपरेशन दैट अ पर्टिकुलर प्रोसेस कैन परफॉर्म ऑन अ डेटा. फाइन. तो कुछ ऐसे बेसिक ऑपरेशंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो कि कंपलसरी हैं. जब भी आप एज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ करो, लेकिन इन बेसिक ऑपरेशंस को तो आपको उस पर परफॉर्म करना ही पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल कि डेफिनेटली अगर आप कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हो तो किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं, किसी भी उस उस प्रोग्राम की बात करूं जो किसी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है, उसमें आपको जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इनपुट लेना है. सबसे पहले तो आप इनपुट लोगे, बिना इनपुट के तो कोई प्रोसेस होगी नहीं. तो दैट्स वाई सबसे पहला काम होगा इनपुट लेने के लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे. डेफिनेटली समटाइम्स व्हाट हैपन कि व्हेनेवर जब आपका किसी इनपुट के साथ में टास्क ओवर हो जाता है, मैं अगर टेक्निकल भाषा में बात करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि नॉर्मली जब भी कोई प्रोग्राम प्रोसेस के लिए आता है तो उसको एक टेम्परेरी स्टोरेज एलोकेट कर देना, और जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो उसकी मेमोरी को डी एलोकेट कर देना. तो ये जो डी एलोकेट वाला टर्मिनोलॉजी है, दैट इज नथिंग बट द डिलीशन ऑफ द मेमोरी वट एवर इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू अ रनिंग प्रोग्राम. गॉट इट. सो इसी प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है कि इट मे बी पॉसिबल कि वेन एवर यू विल टेक एनी डेटा, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा यू हैव टू डिलीट इट. फाइन. सो अनदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होगा वो डिलीट ऑपरेशन है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. अच्छा, जो मेन एक और जो काम होता है सर्च, आजकल हाईली रिक्वायर्ड होता है. जब भी आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में, एज वेल एज इन योर मोबाइल में अगर आपको कोई चीज़ काफ़ी लेंथ डेटा की हाई है तो आप बेसिकली सर्च ऑपरेशन का यूज़ करते हो. ये हर सॉफ्टवेयर में, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको इस चीज़ का यूज़ करना ही पड़ेगा. एज वेल एज अगर अपन देखें तो अपने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें भी सर्च ऑपरेशन होता है, बिकॉज समटाइम्स हमारी जो मेमोरी है वो काफ़ी हाई होती है. 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क होती है हमारे लैपटॉप की. अब हमें अगर याद नहीं है कि कोई डेटा हमारे सिस्टम में कहाँ है, किस जगह पे स्टोर किया गया है, तो डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म द सर्च ऑपरेशन. सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन दैट यू नीड टू परफॉर्म. एज वेल एज ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन, इट मीन्स अगर हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी है तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचना है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, सो वी हैव टू परफॉर्म द ट्रैवर्सिंग. यानी कि हमें उस लोकेशन तक जिसके एड्रेस के बारे में हमें नहीं जानकारी है तो हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा. एक एक करके हम सर्च करते हुए और वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं. तो ये जो हर एक लोकेशन को चेक करना और अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने की टास्क है, इसी को हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं. इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. फाइनली आते हैं सॉर्टिंग ऑपरेशन. सो डेफिनेटली इफ़ वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक आपकी क्लास के सारे बच्चों का रिकॉर्ड है जो रैंडम ऑर्डर पे है. तो दैट्स वाई अगर मुझे ये देखना है कि पहले बच्चे का क्या रिकॉर्ड है, दूसरे की क्या परफॉर्मेंस है, तीसरे की क्या परफॉर्मेंस है, चूँकि रिकॉर्ड रैंडम ऑर्डर में है तो सबसे पहले वी नीड टू sort it. Got it. On the basis of roll number, it may be sorted on the basis of your name, something like that. Got it. So sorting is also a very important task that you need to perform while writing any code, while any application software development. As well as finally if we'll go through with the merge operation, हमारे पास में more than one files हैं और हमें क्या करना है, किन्हीं 2 फाइल को ऐड कर जो कि डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में बनाई गई थी, एक नई फाइल क्रिएट करनी है जो कि एक नए डेटा स्ट्रक्चर पे डिपेंड हो. तो समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की जगह पे हमें मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं. इट मीन्स मोर देन 1 फाइल्स को वी हैव टू कंबाइन टुगेदर, वी हैव टू क्रिएट वन सिंगल फाइल आउट ऑफ दैट. गॉट इट. सो मर्जिंग ऑपरेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क. गॉट इट. तो इस तरीके से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे ऑपरेशंस क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये ऑपरेशंस तो यूज़ होंगे ही. इसके अलावा भी कई अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं. एज़ पर द रिक्वायरमेंट कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो. वो फर्दर हम जब इन फ्यूचर आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें कई सारे और अलग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस के बारे में भी हम वहाँ डिस्कशन करेंगे.
फाइन। लेकिन ये बेसिक ऑपरेशन है जो कंपल्सरली आपको हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करने ही पड़ते हैं। गॉट इट। तो चलिए देखते हैं कि करके इन सारे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये एक मेमोरी स्ट्रक्चर है। मेमोरी में जैसा मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, हर ब्लॉक में का काम होता है डेटा को स्टोर करना। इस मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। तो या तो आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो डेटा को स्टोर करने के लिए, या तो क्यू का यूज़ कर सकते हो, या तो लिस्ट का ही एक सब पार्ट है, लिंक लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर, इस डेटा स्ट्रक्चर को डेटा को स्टोर करने के लिए। ट्री है, ग्राफ है। तो इस तरीके से हमारे पास में कई सारे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनका यूज़ करके आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ करोगे डेटा को स्टोर करने के लिए, डिपेंड किस पे करता है, डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट में कि इन फर्दर जो फ्यूचर में आपको उस डेटा का यूज़ करना है वो किस पर्पज़ के लिए करना है और कैसे करना है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। तो जब हम ब्रीफली, वैसे मैंने इनके बारे में ऑलरेडी आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है कि किस सिचुएशन में स्टैक यूज़ होता है, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। तो अभी हम जो आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि सपोज दैट ये हमारे पास में मेमोरी है, मेमोरी में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में डेटा स्टोर होगा और डेटा डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके स्टोर होगा। तो जो सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन हम डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करते हैं दैट इज़ नथिंग बट द इंसर्ट ऑपरेशन। इंसर्ट ऑपरेशन का काम है कोई भी डेटा जो आपके पास में है उसको उस प्रॉपर लोकेशन तक पहुंचाना। प्रॉपर लोकेशन इन द सेंस कि जो हमारा मेमोरी ब्लॉक है उसमें फ्री लोकेशन पे उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करना, यही हमारा इंसर्ट ऑपरेशन का टास्क होता है। जैसा कि अगर हमारे पास में सपोज दैट कोई एक फाइल 1 है, उस फाइल 1 को हमने उसमें अपने सी का कोड लिखा हुआ है। फाइल इज़ नथिंग बट इट कैन हैव एनी काइंड ऑफ कंटेंट, इट में हैव अ टेक्स्ट फाइल, इट में हैव अ प्रोग्राम फाइल, एनीथिंग। सो दैट्स वाई आपने कोड लिखा, उस कोड को अब आपको सेव करना है। तो जब आप सेव ऑपरेशन जैसे ही प्रेस करते हो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की टास्क होती है कि फ्री मेमोरी ब्लॉक में उस पर्टिकुलर फाइल को स्टोर कर देना। गॉट इट। सो दैट वाज द फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन। ओके, अब अगर हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज़ द ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। जैसा मैंने आपसे क्या कहा था, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन का काम है ट्रैवर्स करना। अब सपोज दैट हमको इस पर्टिकुलर फाइल तक पहुंचना है और वी डोंट नो द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। सो व्हाट वी विल डू और व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू, इट विल चेक आउट द फर्स्ट ब्लॉक वेदर दिस फाइल इज अवेलेबल, it will check out the second okay, and up to it will check each and every block and finally it will reach here at that particular file 1. Got it. So this process जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक ब्लॉक को ट्रैवर्स करते हैं और फाइनली हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेमोरी पर पहुंचते हैं जहां पे जिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेमोरी की हमें आवश्यकता है, या फिर अगर हमें ब्लॉक ऑफ मेमोरी की आवश्यकता नहीं भी, और इस तरीके से एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि सपोज दैट हमारे पास में n नंबर ऑफ एलिमेंट का कोई एरे है एंड वी वांट टू सी व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर इन अवर एरे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे और उस पहले एलिमेंट को डिस्प्ले कर देंगे कि पहली पोजीशन पे ये एलिमेंट है। फिर अगले एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे, सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को डिस्प्ले कर देंगे। फिर थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे और थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट को डिस्प्ले कर देंगे। इस तरीके से n नंबर ऑफ एलिमेंट पे ट्रैवर्सिंग होगी और n नंबर ऑफ एलिमेंट का डिस्प्ले होगा। गॉट इट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैवर्सिंग? ट्रैवर्सिंग इज नथिंग बट टू स्कैनिंग ऑल ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। गॉट इट। सो ये मैंने आपको यहाँ पे सेकंड ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया। अब चलते हैं जो हमारा जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। सपोज दैट हमारे मेमोरी में ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर फाइल स्टोर है, तो जो थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है दैट इज़ नथिंग बट दी सर्चिंग। सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है, क्यों? क्योंकि अब जब हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, लार्ज स्पेस होता है, तो और अच्छा काफ़ी लंबे समय तक अगर हम कोई डिफरेंट टास्क करते रहते हैं तो इट में भी पॉसिबल कि हमारे दिमाग से उतर जाता है, हम भूल जाते हैं कि कौन सा डेटा किस जगह पे स्टोर है। डेफिनेटली इसकी इन्फॉर्मेशन केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है क्योंकि उसके पास में एड्रेस स्टोर होता है, बट वी डोंट नो वेयर एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर डेटा इज स्टोर्ड। So what we need to do, we need to write a line of code for that and we need to जो हमें सर्च करना है डेटा एज अ इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, वही जो इंसर्शन मैंने आपसे कहा। अब आपको अगर कोई डेटा सर्च करना है तो डेफिनेटली आपको इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि किस चीज़ की आपको आवश्यकता है, क्या चीज़ आप सर्च करना चाहते हो। सो दैट्स वाई आप सबसे पहले क्या करोगे, इनपुट प्रोवाइड करोगे सर्च ऑपरेशन के लिए कि भाई इस पर्टिकुलर डेटा की हमें आवश्यकता है, सर्च करना है।
फिर अगला काम होगा ट्रैवर्सिंग का। ट्रैवर्सिंग का काम क्या होगा, अब चूंकि लोकेशन तो पता नहीं है उस डेटा की, तो दैट्स वाई ट्रैवर्सिंग के थ्रू हर एक लोकेशन में चेकिंग की जाएगी कि जो डेटा आपको आवश्यकता है, जिस डेटा को आप सर्च कर रहे हो, क्या वो डेटा उस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में है कि नहीं है। तो दैट्स वाई सर्चिंग ट्रैवर्सिंग का काम होगा कि हर एक उस ब्लॉक में पहुंचना। अब सर्चिंग की टास्क क्या होगी, कंपैरिजन करना। तो सपोज दैट हमें फाइल 1 की आवश्यकता थी, तो दैट्स वाई ट्रैवर्सिंग के थ्रू सबसे पहले तो हमने इंसर्टिंग के थ्रू फाइल 1 लिया इनपुट, ट्रैवर्सिंग के थ्रू अब हर एक ब्लॉक में जाएंगे। सबसे पहले ब्लॉक में गए, सबसे पहले ब्लॉक में चेक किया क्या ये फाइल 1 है, यहाँ पर चेक किया, कंपैरिजन लगाया, कंपैरिजन के थ्रू चेक किया कि वेदर फाइल 1 इज अवेलेबल ओवर हियर। If it is available, then it will return the address of this particular location and you can access this location now. So अगर आप लोकेशन एक्सेस कर सकते हो तो डेफिनेटली उस लोकेशन में जो डेटा अवेलेबल है दैट आल्सो यू कैन एक्सेस इट आउट। अब अगर फाइल इस पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं है तो ट्रैवर्सिंग के थ्रू अगली लोकेशन में जाया जाएगा, फिर यहाँ कंपैरिजन होगा, इसी तरीके से फिर अगली लोकेशन पे जाएंगे, फिर फाइल 1 कंपेयर होगी कि वेदर दिस फाइल 1 इज अवेलेबल इन दिस लोकेशन और नॉट। वंस अगेन इसी तरीके से हर एक ब्लॉक में जाएंगे, और हर एक ब्लॉक में जाने के लिए आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। इस तरीके से जब हर एक ब्लॉक में कंपैरिजन होगा, फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पे आपको ये पर्टिकुलर फाइल मिल जाएगी। इट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द कंपैरिजन ऑपरेटर, यू विल चेक आउट वेदर दैट वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल ओवर हियर इट इज इक्वल टू द फाइल 1, so definitely it will return here true, and if it will return here true, so आप अब एक तरह से एक टास्क कंप्लीट हो गई कि आपको पर्टिकुलर फाइल 1 उस लोकेशन पे मिल गई है। अच्छा, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है जो डेटा हम सर्च करने जा रहे हैं वो हमारे स्टोरेज डिवाइस में अवेलेबल ही ना हो। तो फाइनली जब ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, सारे ब्लॉक्स चेक हो जाएंगे, तब फाइनली आपको एक मैसेज पास आउट हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है जो आप डेटा सर्च करने जा रहे हो वो डेटा वहाँ पे मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, यू कैन नॉट फाइंड इट आउट। तो इस तरीके से ये सर्चिंग ऑपरेशन अपना टास्क को परफॉर्म करता है। तो अब आप समझ गए हों कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा यहाँ पर क्यों है। आगे चलते हैं, जब हम अगले ऑपरेशन की बात करते हैं, फिर से मैंने अपने मेमोरी को एक नॉर्मल स्टेज में ले आया है। यहाँ पे मेरी मेमोरी पे ऑलरेडी फाइल 1 एक ऑलरेडी स्टोर है, जैसा कि अभी तक अपन डिस्कशन करते हुए आए हैं। अब इस फाइल 1 की आवश्यकता कंप्लीट हो गई। जैसा मैं आपको कई बार एग्जांपल दिया कि आपने एक मूवी डाउनलोड की अपने लैपटॉप पे और उसको सेव कर लिया कहीं पे। अब आपने उस मूवी को देख लिया, मूवी को देखने के बाद में डेफिनेटली अब उस मूवी को सेव करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अब आप उस मूवी को डिलीट करना चाहते हो। तो जैसे ही आप इसके लिए कौन सा टास्क परफॉर्म करते हो, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। दिस इज़ वन ऑफ द आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन, क्योंकि अगर आप केवल इंसर्ट करते जाओगे स्टोरेज डिवाइस में और डेटा डिलीट नहीं करोगे, यानी जिस डेटा की आवश्यकता नहीं है आपको उसको भी आप स्टोर करके रखोगे, तो इस तरीके से आपके धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि सारे मेमोरी ब्लॉक जितने भी हैं वो सारे फिल हो जाएंगे, और सारे फिल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मैसेज लास्ट में पास होने लगेगा कि यू डू नॉट हैव सफिशिएंट मेमोरी। तो सेफ साइड के लिए अपन क्या करते हैं कि जिस डेटा की आवश्यकता ना हो उसको हम वहाँ से डिलीट कर देते हैं, और जो उसकी आवश्यकता है वो ऑलरेडी वहीं पे सेव रहता है। अब डिलीट ऑपरेशन क्या करता है, डिलीट ऑपरेशन का टास्क है कि वो जो पर्टिकुलर लोकेशन है, जिस लोकेशन पे ये फाइल 1 स्टोर्ड है, उस लोकेशन को पॉइंट होने वाला पॉइंटर जो है उसको डिलीट कर देता है। कई बारी मैंने आपसे डिस्कस किया है, यहाँ भी रिपीट करता हूँ कि whenever we are performing the delete operation, actually what it does, it do not delete the content of this particular memory location, it delete the pointer, whatever pointer it is pointing to this particular location, उस पॉइंटर को डिलीट करता है। देखो पॉइंटर का काम क्या है, जैसा मैंने कई बारी आपसे कहा है कि इसका काम है एड्रेस को स्टोर करना। अब हमारे दिमाग में अगर कोई चीज़ है या हमें कोई चीज़ याद है तो हम उस जगह पे या उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, और अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो उस लोकेशन पे पहुंचना नामुमकिन सा है। तो यही कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम कोई डेटा सर्च करते हैं तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी लोकेशंस हैं जिनको कोई पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स डेटा वहाँ अवेलेबल है, और उन मेमोरी लोकेशंस में फिर पॉइंटर की सहायता से पहुँचता है और कंपेयर करता है कि भाई वो डेटा वहाँ अवेलेबल है कि नहीं जो हम सर्च करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे ही फाइल से हम डेटा को डिलीट करते हैं, इट मीन्स उस लोकेशन को पॉइंट करने वाले पॉइंटर को डिलीट कर रहे हैं, और जब पॉइंटर ही डिलीट हो गया है तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैनिंग के दौरान उस लोकेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे जानकारी ही नहीं है कि डेटा कहाँ पे स्टोर है, क्योंकि उसके पास में एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो ये लॉजिक होता है डिलीट ऑपरेशन के पीछे कि व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग द डिलीट ऑपरेशन, एक्चुअली इट इज़ नॉट गोइंग टू डिलीट द कंटेंट ऑफ द मेमोरी, इट इज़ डिलीटिंग द पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। So after completion of this deletion operation, what we can imagine कि data is not available here, this memory location is free,
but actually the content is available over here, and that content is known as the garbage collection. So whenever you are getting the garbage value while writing your code, that garbage is nothing but the already available data, whatever it was stored in this memory location. Got it? अब आपको गार्बेज वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, क्योंकि डेटा भी किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, डेफिनेटली न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर होता है. गॉट इट? तो इसलिए ये डाउट अपना आप क्लियर रखिएगा कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों मिलती जब आपने मूवी स्टोर की थी, क्योंकि जो मूवी भी है वो आपके बाइनरी फॉर्म में स्टोर हुई थी, ना कि एक्चुअल में जैसा आप मूवी को देखते हो, डिस्प्ले करते हो फ्रेम बाय फ्रेम, ऐसे फॉर्मेट में तो स्टोर नहीं होती है. इसलिए आपको गार्बेज कलेक्शन भी जो एज आउटपुट मिलता है वो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है. आगे चलते हैं, आगे अगले ऑपरेशन की बात करते हैं कि अगला कौन सा ऑपरेशन है दैट वी कैन परफॉर्म. लेट्स सपोज दैट हमारे मेमोरी में, हमारे स्टोरेज डिवाइस में 2 डिफरेंट फाइल्स हैं, और इस फाइल का डेटा स्ट्रक्चर है अपना कुछ, ये किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर की गई है. अब फाइनली हमें क्या करना है, इन 2 फाइल्स को मर्ज करके एक नई फाइल बनाना है. फाइन. तो इसके लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है कि अगर मोर देन 1 फाइल्स हैं उनको साथ में एक साथ जोड़कर आपको एक सिंगल फाइल बनाना है. इसको बहुत सिंपल एग्जांपल मुझसे समझाने की कोशिश करता हूँ. कई बार ये आप क्या करते हो, विनैम्प का जिप फाइल का यूज़ करते हो. तो जिप फाइल में क्या होता है, आप किसी एक फोल्डर में कई सारी मल्टीपल फाइल्स रखते हो, और मल्टीपल फाइल्स रखने के बाद में आप उसका जिप कर देते हो. इट मीन सारी फाइल को एक साथ कंबाइन करके उसकी एक सिंगल फाइल बना देते हो, वो जिप फाइल के नाम से सेव हो जाती है. वैसे ये जो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट है वो एक ये बेसिक लॉजिक ही है, जो एक पैटर्न है, इससे एडवांस है. इसमें एडवांस क्या है कि अगर आपने कोई एक फ़ाइल में कुछ कंटेंट लिखा, कुछ डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, और उसमें किसी दूसरी डॉक्यूमेंट फाइल को मर्ज कर दोगे, तो वो फाइल क्या होती है, अपेंड हो जाती है. इट मीन्स पहली फाइल के बाद में दूसरी फाइल का कंटेंट कॉपी पेस्ट हो जाता है. दैट इज़ नथिंग बट द मर्जिंग ऑपरेशन. सो मर्जिंग ऑपरेशन को आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे और अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे आप यूज़ कर सकते हो. लॉजिक वही है कि 2 डिफरेंट फाइल को ऐड करना है और एक नई फाइल बना देना है. अब उसके लिए आप अपेंड ऑपरेशन यूज़ करते हो या जिप करते हो, व्हाटएवर, ये डिफरेंट टास्क हैं, आप अलग पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो. फाइन. So this is nothing but the merging operation, and after completion of merging operation finally you will get the one single file over here. Fine. So ये हमने देखे कुछ ऐसे बेसिक ऑपरेशंस थे. इसके अलावा भी एक सिंगल ऑपरेशन और है हमारे पास में. सो लेट्स सपोज दैट हमारा ये मेमोरी है, मेमोरी में ब्लॉक्स में कुछ डेटा स्टोर है जो अनसॉर्टेड ऑर्डर में, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक में 10 स्टोर है, अगले ब्लॉक में 40 स्टोर है, अगले ब्लॉक में 20 स्टोर है, नेक्स्ट में 60, नेक्स्ट में 50. सो हियर वी कैन से दैट कि भाई ये जो पूरा का पूरा डेटा एलिमेंट है जो डिफरेंट ब्लॉक्स में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, दैट इज़ अनसॉर्टेड ऑर्डर. अब इसको इस तरीके से समझो कि ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, कि ये 10 नंबर का स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये 40 नंबर के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, अगली कंसेक्यूटिव लोकेशन में 20 नंबर के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, अगली कंसेक्यूटिव लोकेशन में 60 नंबर के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, एंड नेक्स्ट कंसेक्यूटिव लोकेशन में 50 नंबर के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है. बट फाइनली व्हाट हैपन हियर, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को चेक करते हैं तो हम उसको सिक्वेंसली उसके रोल नंबर वाइज चेक करते हैं. तो दैट्स वाई वी नीड टू गेट दीज स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इन अ सॉर्टेड ऑर्डर. सो व्हाट वी नीड टू परफॉर्म दी सॉर्टिंग ऑपरेशन. सॉर्टिंग ऑपरेशन क्या है, एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट करना. कुछ ना कुछ ऐसा की आप लोग सेलेक्ट करोगे जिसके बेसिस पे आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करते हो या सेट करते हो, ऑर्डर में लाते हो, उसी को हम सॉर्टिंग ऑपरेशन कहते हैं. गॉट इट. अब वो की एलिमेंट इट में भी पॉसिबल कि जब हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट के रोल नंबर को हम प्राइमरी की रखते हैं और उसके बेसिस पे पूरे रिकॉर्ड को सॉर्टिंग करते हैं. और जब हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड की बात करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी को बेस मानते हैं. जब कभी हमारे पास में कोई ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू ना हो तो फिर हम स्टूडेंट के नेम को भी सॉर्टिंग में यूज़ करते हैं. तो ये रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट के बेस पे हम पूरे के पूरे डेटा एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर पे सेट कर लेते हैं. तो बाय परफॉर्मिंग दिस सॉर्टिंग ऑपरेशन नाउ फाइनली यू विल गेट दी वैल्यूज़ इन अ प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर. दैट इज़ नथिंग बट द फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड इज़ 10, सेकेंड इज़ 20, नेक्स्ट इज़ 40, नेक्स्ट इज़ 50 एंड नेक्स्ट इज़ 60. So here you can understand कि how useful these operations are for you. Got it? So इनका यूज़ हर जगह, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होना ही होना है. चलिए अब एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी बातें जो की उनको एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है एरे. अब ये एरे भी इन ब्रीफ में आपसे डिस्कस करूँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में
लेकिन एक सबसे बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर है एरे, क्योंकि एरे को नॉर्मली आपने अपने भी फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया। अब एरे की डेफिनेशन की बात की जाए तो एरे इज़ नथिंग बट द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। यानी एरे में किस टाइप का एलिमेंट स्टोर होता है, एक ही टाइप का एलिमेंट स्टोर होगा। तो या तो एरे इंटीजर टाइप का होगा तो इन सारे ब्लॉक्स में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी, कैरेक्टर टाइप होगा तो सारी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी, फ्लोट टाइप का होगा तो फ्लोट टाइप की सारी वैल्यू स्टोर होंगी इन सारी मेमोरी लोकेशन में। और एक स्पेशल इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, सारी मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं। गॉट इट। हर एक ब्लॉक अगले ब्लॉक से कनेक्टेड होता है, यानी हर एक ब्लॉक में रखा हुआ डेटा अगले ब्लॉक से कनेक्टेड होगा। इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एरे कहलाता है। यहाँ पे मैं एरे को एज एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। तो जो सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन मैंने आपसे बात की वो क्या है, इंसर्शन ऑपरेशन। अब जब इनिशियली आप इंटीजर ए ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट इंडेक्सिंग में 10 लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ए इज़ नथिंग बट द एरे नेम, और इंडेक्सिंग के अंदर 10 जो आपने लिखा वो आपने डिक्लेयर किया एक्चुअल में कि इस पर्टिकुलर एरे की जो लेंथ होगी 10 होगी। इट मीन्स इस एरे में 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। और चूंकि आपने इस एरे का जो डिक्लेरेशन है इंटीजर टाइप का किया हुआ था तो दैट्स वाई उस 10 डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट इट मीन्स कंटिन्यूस लोकेशंस में केवल और केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो ये हमारा इनिशियली एरे जो होगा, जैसे हमने डिक्लेरेशन किया वैसे इनिशियली एरे हमारा खाली होगा। अब उसमें सबसे पहले हमको इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंसर्ट ऑपरेशन के लिए मैंने यहाँ कुछ लाइन ऑफ कोड लिया है जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अच्छा, किसी भी प्रोग्राम की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब भी आप प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हो तो आपको पहले से ही ये क्लियर होना चाहिए कि थ्रू आउट द प्रोग्राम में आपको कितने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। उन वेरिएबल्स को आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया कि इंटर दी एलिमेंट्स। अब कितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। देखिए यही स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की यहाँ पे ड्रॉबैक कह लीजिए या फिर आप कहिए कि इसकी लिमिटेशंस थी कि जैसे आपने प्रोग्राम लिखने के दौरान ही पहले ही एरे की साइज़ को फिक्स कर रखा है। अब एरे की साइज़ को सपोज दैट आपने 100 ले रखा है और वापस आप यहाँ इंटर करा रहे हो कि अब आप बताइए कि ठीक है एरे की साइज़ 100 थी, आप कितने एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हो। जितने एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाह रहे हो आप उतने एलिमेंट यहाँ पे तो इंटर दी एलिमेंट्स हो गया। यहाँ पे आप n नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट कराना चाह रहे हो तो n की वैल्यू को आप स्कैन करा लोगे कि n की वैल्यू क्या है। अब सपोज दैट आपने 100 एलिमेंट का एरे ले रखा था, आपने n की वैल्यू ओनली 50 ही इंसर्ट कराई, तो आपने क्या किया एक्चुअल में केवल 50 लोकेशन पे ही एलिमेंट को इंसर्ट करोगे क्योंकि n की वैल्यू 50 है। तो ये जो फॉर लूप है वो कितनी टाइम चलेगा, 50 टाइम्स ओनली चलेगा। तो रेस्ट ऑफ द जो 50 प्लेसेस जो खाली हैं एरे के वो ऑलवेज फ्री बने रहेंगे। इससे आपका मेमोरी का वेस्टेज होगा। दूसरी चीज़ एक और पॉसिबिलिटी है कि n की जो वैल्यू है आप 100 से ज़्यादा ले लो तो उस समय भी आपको एक एरर मैसेज पास होगा कि भाई एरे की साइज़ तो आपने फिक्स कर रखी है 100, तो 100 से ज़्यादा एलिमेंट आप नहीं ले सकते। तो ये जो एरे का डिक्लेरेशन होता है प्रोग्राम लिखने के दौरान यही स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का यही एक ड्रॉबैक था कि उसमें जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है। इट मीन्स अगर आपके पास में एक्स्ट्रा मेमोरी बची रह जाती है तो भी आपका मेमोरी वेस्टेज है, और एज वेल एज अगर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड ऑन नहीं कर सकते हो। खैर ये तो पुरानी बातें हुई, अभी हम बात करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन की। तो आपने n वो वैल्यू ली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको इंसर्ट करने थे। अब सपोज दैट आपने n ले रखा है यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 8 आपने ले रखा है। तो टोटल चूँकि यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक हैं। अच्छा, हर एक मेमोरी ब्लॉक के हर एक एरे ब्लॉक के साथ में एक इंडेक्स एसोसिएटेड होता है। तो हमेशा इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम द 0। तो पहला ब्लॉक का जो पॉइंट आउट करेगा वो 0 इंडेक्स है, अगले ब्लॉक को 1, अगले को 2 3 4 5 6 अप टू 7। चूँकि मैंने 8 एलिमेंट लिए थे तो हमेशा याद रखिएगा चूँकि एलिमेंट जरूर 8 थे लेकिन एरे और इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो वो जो लोकेशंस होंगी 0 से 7 होंगी, ऑलवेज n-1 तक इंडेक्स लोकेशन होती हैं। फाइन। सो हमारा जो फॉर लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, और कब तक चलेगा, जब तक लेस देन n है। चूँकि n की वैल्यू 8 है लेकिन हमें कहाँ तक डेटा इंसर्ट करना है, केवल 7th पोजीशन तक, तो इसलिए हमने यहाँ लेस देन n की कंडीशन लगाई। और ईच एंड एवरी टाइम क्या होगा, हमारा i की वैल्यू जो होगी इंक्रीज़ करेगी। अब डेफिनेटली हम जो सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं तो हमें स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। साथ ही स्कैनफ फंक्शन के साथ में हमको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले ये बताना पड़ता है कि किस टाइप की वैल्यू आप इंसर्ट करने जा रहे हो।
चूंकि हम इस पर्टिकुलर एरे को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किए हुए हैं तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर रखा है कि इंटीजर के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, परसेंटेज ऑफ डी यूज़ करते हैं। फाइन, अगर अनसाइंड इंटीजर होता परसेंटेज ऑफ यू यूज़ करते, बट वी आर नॉट वरिंग अबाउट वेदर इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डी लगा रखा है। अब किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमें m% का साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि जब भी m% इज नथिंग बट दी m% का साइन अगर किसी के आगे लगा है मतलब एड्रेस ऑफ एरे, गॉट इट, और अगर एस्ट्रिक का साइन लगा है तो वैल्यू एट एरे, गॉट इट। तो यहाँ पे m% मतलब एड्रेस, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो एलिमेंट जो आप इस एरे के पॉइंट प्लेस पे ले रहे हो, इंसर्ट करा रहे हो, उसको स्टोर करना है। एरे ऑफ आई, तो इनिशियली सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी 0, यानी एरे ऑफ 0 पे, यानी इस एरे की 0th लोकेशन पे वो वैल्यू जो आपने इंसर्ट कराई है उसको स्टोर करना है। तो जैसा कि है आपको मैंने अभी बताया कि आई इज़ नथिंग बट दी 0th पोजीशन पे, फिर फर्स्ट पोजीशन पे आई की वैल्यू चेंज होगी, फिर सेकंड पोजीशन पे, तो इसको मैं यहाँ पे इसके माध्यम से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हुई 0, तो एरे ऑफ 0 पे हमने कोई डेटा इंसर्ट कर लिया, सपोज दैट 10। इसी तरीके से आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी 1, फिर हमने एरे ऑफ 1 पे स्टोर कर दिया 20, फिर आई की वैल्यू अगली बार इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। अच्छा, ये क्या होता है कि एवरी टाइम जब आई की वैल्यू इंक्रीज करती है तब यहाँ पे कंपैरिजन होता है कि अब आई की वैल्यू 2 है, क्या वो 2 लेस देन n के है, क्या 2 लेस देन 8 से है। अगर है तो डेफिनेटली दैट ऑपरेशन इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक लोकेशन पे डेटा एलिमेंट इंसर्ट होता चला जाएगा। फाइनली व्हेन एवर यू विल रीच एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन जहां आई की वैल्यू 7 है, इट विल चेक आउट अगेन वेदर 7 इज लेस देन 8, यस ऑफ कोर्स इट इज 7 इज लेस देन 8। सो इस लोकेशन पे भी आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी, नेक्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 8 हो जाएगी, फिर से चेक होगा क्या 8 लेस देन 8 के है, नहीं 8 लेस देन 8 के नहीं है। तो इस सिचुएशन पे हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, अब अगला कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर एक मेमोरी लोकेशन में एक डेटा एलिमेंट स्टोर हो गया। सो ये हमारा क्या था, इंसर्शन ऑपरेशन था। फाइन, चलिए चलते हैं अगले ऑपरेशन पे बात करते हैं, ट्रैवर्स ऑपरेशन। ट्रैवर्स ऑपरेशन का काम क्या मैंने बताया, हर एक मेमोरी ब्लॉक में जाना, हर एक मेमोरी ब्लॉक में पहुंचने का काम ही क्या कहलाता है, ट्रैवर्सिंग कहलाता है। अब ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरीके से हर एक मेमोरी ब्लॉक में डेटा इंसर्ट करने के लिए हम पहुंचे थे, उसी प्रकार से हर एक मेमोरी ब्लॉक में क्या डेटा है इसको देखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट लगभग लगाना पड़ेगा ट्रैवर्सिंग में भी। ट्रैवर्सिंग में हमने क्या किया कि भाई वही सेम फॉर लूप लगाए, कितने एलिमेंट है 0 से लेकर लेस देन n, यानी 7 तक एलिमेंट है हमारे पास में। अब वहाँ हमने स्कैनफ फंक्शन कराया था किसके लिए, डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन लगा देंगे ये चेक करने के लिए हर मेमोरी ब्लॉक में कौन सा डेटा है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा एलिमेंट परसेंटेज ऑफ डी लगाया, इस डी के प्लेस पे इस आई की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस तरीके से हर एक एलिमेंट को हमने प्रिंट करा लिया। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी, तो एरे ऑफ 0 लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है, चूंकि प्रिंट फंक्शन लगा हुआ है तो 10 है, वो डिस्प्ले हो गया। एरे ऑफ 1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 20 डिस्प्ले हो गया। एरे ऑफ 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 30 डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से सारी पोजीशन पे पहुंचकर फाइनली यहाँ पर आएगा, आई की वैल्यू 7 है तो एरे ऑफ 7 में 80 डिस्प्ले कर देगा, एंड फाइनली आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 8 आ जाएगी। 8 को कंपेयर करेगा, क्या 8 लेस देन 8 के है, नहीं 8 लेस देन 8 के नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये सिचुएशन फॉल्स हो गई और ऐसी सिचुएशन में फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, और फॉर लूप से बाहर आते ही सारी वैल्यू जो यहाँ पे आपको एक एक करके उसने चेक की थी वो डिस्प्ले कर चुका है ऑलरेडी। सो इस तरीके से हमारा जो टास्क है, जो ट्रैवर्सिंग का टास्क है, वो ओवर हो चुका है। ट्रैवर्सिंग अब देखो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन नहीं लगाते तो ये केवल क्या होता, ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट होता, यानी हर एक मेमोरी ब्लॉक को आपने ट्रैवर्स कर लिया। और ये जो प्रिंट फंक्शन हमने लगाया है समहाउ हमने क्या किया, डेटा को डिस्प्ले किया। तो इस ट्रैवर्स फंक्शन के साथ साथ आप नॉर्मली अब आप समझ गए हो कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। ट्रैवर्स का पर्पस है या तो सर्च करने के लिए या तो आप डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। और ट्रैवर्सिंग का काम एक और भी था, आपने डेटा एलिमेंट जब इंसर्ट कराया हर एक मेमोरी ब्लॉक में तो भी आपने ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो आप समझ गए इस ट्रैवर्स ऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को, कि आपको डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना था तो भी ट्रैवर्स किया, डेटा एलिमेंट डिस्प्ले करना है तो भी ट्रैवर्स करना है, और डेटा एलिमेंट को सर्च करना है तो भी आपको उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए ट्रैवर्स ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही करना है। और ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या, हर एक मेमोरी ब्लॉक में पहुंचना। वो कैसे पहुंचोगे, डेफिनेटली आपको फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा।
सो फाइनली एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले ऑपरेशन, तो डिस्प्ले ऑपरेशन में हमने क्या किया, वहीं पे सिंपल प्रिंट फंक्शन लगा रखा है और वही ट्रैवर्सिंग के लिए फॉर लूप लगा रखा है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि आई की वैल्यू 0 थी तो ए ऑफ 0 को आपने डिस्प्ले किया। ए ऑफ 0 में कौन सा एलिमेंट स्टोर है, 10 प्रिंट हो गया। ए ऑफ 1 पे आपने आई की वैल्यू 1 हुई तो ए ऑफ 1 का वैल्यू डिस्प्ले कराई। ए ऑफ 1 पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है, 20। अगली बार में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 पे आ जाएगी। ए ऑफ 2 में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 30। ए इज़ नथिंग बट दी एरे। ए ऑफ 3 नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से आई इंक्रीमेंट करते करते कहाँ पहुँचेगा और ईच एंड एवरी वैल्यू को डिस्प्ले करता जाएगा। आई पहुँचेगा 7th पोजीशन पे, ए ऑफ 7 पे जो 80 वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा। फाइनली आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 8 हो जाएगी। यहाँ चेकिंग होगा क्या 8 लेस देन 8 के है, फॉल्स हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जितने एलिमेंट है वो आपको डिस्प्ले फॉर्म में मिल जाएंगे। दिस इज़ नथिंग बट दी डिस्प्ले ऑपरेशन। फाइन। सो लेट्स कम इनटू द सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी ज़रूरत भी पड़ती है हमें इस ऑपरेशन की, क्योंकि डेफिनेटली मेमोरी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस एंड वी कैन नॉट ऑलवेज रिमेंबर व्हाट डेटा इज़ अवेलेबल इन विच प्लेस, सो दैट्स वाई दिस सर्च ऑपरेशन इज़ नेसेसरी। अब ये सर्च ऑपरेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हर चीज़ याद थोड़ी ना, हर चीज़ का रिकॉर्ड वो इस तरीके से मेंटेन तो नहीं करता कि आप उससे बोलो कि फला डेटा कहाँ अवेलेबल हो तो तुरंत वो उसको उठाए उस जगह से और आपको रिवर्ट बैक कर दे। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सर्च करना पड़ता है। तो ये सर्च जो ऑपरेशन है इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो लेट सपोज दैट कि हमारा जो ये डेटा है इस डेटा में से हमें 30 सर्च करना है कि 30 हमारा कहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने आइटम लिया सपोज दैट 30। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक तो वो आइटम वेरिएबल हमने लिया जिस आइटम को हमें सर्च करना है। फ्लैग हमने इसलिए लिया है क्योंकि डेफिनेटली आइटम हमें मिल गया, ये कैसे पता लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन फ्लैग हम यूज़ करते हैं कि हम इनिशियली फ्लैग को 0 पे सेट किए हुए हैं कि हमें अभी आइडिया है ही नहीं कि अभी डेटा हमें मिला कि नहीं मिला। डेफिनेटली अभी मिला नहीं तो इसलिए फ्लैग 0 पे सेट है और जैसे ही हमें डेटा मिल जाएगा हम फ्लैग को 1 पे सेट कर देंगे। देखते हैं आगे। तो हमने वो आइटम इंसर्ट करा लिया। सपोज दैट आई हैव इंटर्ड द 30। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब 30 को अगर सर्च करना तो हमको सारी मेमोरी लोकेशंस को चेक करना पड़ेगा, तो ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवर्सिंग के लिए हमने ये फॉर लूप लगा रखा है। फॉर लूप के अंदर हमने क्या कंडीशन दे रखी है कि भाई जैसे ही आप पहली लोकेशन पे आओ तो यहाँ चेक करो क्या कि ये जो आइटम आपने सर्च करना है क्या ये आइटम इज इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, क्या 30 इज इक्वल्स टू 10। अगर 30 इज इक्वल्स टू 10 इट मीन्स आप रिटर्न कर दो कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 0 इंडेक्सिंग लोकेशन पे हमारा डेटा मिल गया है हमें, और नहीं मिला है तो फिर आप आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से आपने इफ़ कंडीशन लगा रखी है कि इफ़ आइटम इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई इज़ नथिंग बट इनिशियली 0, कि एरे की 0 लोकेशन पे क्या वो एलिमेंट अवेलेबल है। अगर है तो भाई आपको क्या करना है, फ्लैग को 1 पे सेट कर देना है, यानी आइटम मिल गया है और आपको पोजीशन बता देनी है कि किस पोजीशन पे आइटम मिला है, और वहीं से आप ब्रेक करके आउटसाइड आ जाओ। भाई आगे सर्च करने की जरूरत क्या है जब आपको एलिमेंट मिल गया है। फाइन। तो अब हमने चेक किया कि क्या पहली लोकेशन पे एलिमेंट अवेलेबल है, नहीं है। फिर अगली लोकेशन पे आई की वैल्यू गई तो फिर यहाँ पे चेक हुआ कि आइटम इज इक्वल्स टू 20, अभी भी नहीं है। फिर अगली लोकेशन पे गए, फिर से चेक हुआ कि आइटम इज इक्वल्स टू 30, यस ऑफ कोर्स आइटम इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे अपन इसके अंदर आ जाएंगे, फ्लैग को 1 पे सेट कर दिया, पोजीशन बता दी कि भाई सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट मिला, सेकंड नहीं एक्चुअल में ये थर्ड है, तो दैट्स वाई हमने i+1 कर रखा है, क्योंकि इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है। पोजीशन भले ये सेकंड यहाँ पे शो कर रहा है लेकिन एक्चुअल में ये थर्ड पोजीशन है, तो i+1 हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं और ब्रेक कर दिया तो आगे वो प्रोग्राम में जाएगा ही नहीं, और इस फंक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर जो फॉर लूप है इस फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। इसको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ कि i की वैल्यू इनिशियली 0 थी, a ऑफ 0 को कंपेयर किया 30 इक्वल्स टू 10, फॉल्स आया। अगली बार में चेक किया 30 इक्वल्स टू 2, फिर से फॉल्स आया, और अगली बार में चेक हुआ क्या 30 इक्वल्स टू 30, तो दैट्स वाई ट्रू आया। तो जैसे इफ फंक्शन में ट्रू रिटर्न होता है, एक्चुअली इफ फंक्शन का काम क्या होता है ये मैंने आपको शायद एमसीक्यू में भी क्वेश्चन दिया था। यहाँ जो भी वैल्यू पास करते हो उसको चेक करता है ये इफ फंक्शन की वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज फॉल्स तो इट विल नॉट गिव द परमिशन टू गो इनसाइड इन दिस ब्लॉक। अगर यहाँ पे ट्रू है तभी वो इफ परमिशन देता है कि आप इस ब्लॉक के अंदर वो कंट्रोल ट्रांसफर हो सकता है। फाइन। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर आइटम को सर्च किया जाता है और ये सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अब आप समझ गए हो कि सर्च ऑपरेशन की भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी एलिमेंट को चाहे आपको डिलीट भी करना है, फाइंड आउट करना है, तो भी आपको सर्च ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा।
फाइनली आते हैं हम डिलीट ऑपरेशन को और समझते हैं कि आखिर डेटा कैसे डिलीट होता है। जब मैंने आपसे क्या कहा कि डेटा तो डिलीट होता नहीं है, उसको तो पॉइंटर को पॉइंट करने वाला पॉइंटर डिलीट होता है। तो सपोज दैट अगर हम इस 20 को डिलीट भी कर देते और इसके पॉइंटर डिलीट भी हो जाता, तो भी अगर हम जब, चूंकि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है और जब हम इस एरे को डिस्प्ले करने आते तो हम यहाँ से स्टार्ट करते और आगे डिस्प्ले करते जाते तो हमको ये 20 भी मिल जाता, क्योंकि भले पॉइंटर पॉइंट नहीं कर रहा है लेकिन हम स्टार्ट तो यहाँ से सर्चिंग कर रहे हैं। तो जब अब चूंकि एरे तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है तो 10 के बाद में हमें 20 मिलता ही मिलता, तो फिर डिलीशन का कॉन्सेप्ट ही बेकार हो गया, गलत हो गया। तो डिलीशन में एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम आपको ये समझाना चाहते हैं, इस हिसाब से आप उसका कोड लिखोगे। तो सपोज दैट ये हमारे पास में एरे है, इसमें हमको सेकंड नंबर वाली पोजीशन, हम एक पोजीशन एंटर कराते हैं जिसमें हमको सेकंड नंबर वाली पोजीशन के डेटा एलिमेंट को डिलीट करना है और हमारे एरे की साइज़ कितनी है, 8 है ऑलरेडी, जैसा कि आप जानते हो। तो अब इसके लिए सबसे पहला क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक्चुअली भी क्या होता है, जिस पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना है उस पोजीशन पे हम उसके जस्ट जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उससे उसको हम उसको ओवरराइट कर देते हैं। तो दैट्स वाई 30 आ जाएगा 20 के प्लेस पे, 40 आ जाएगा 30 के प्लेस पे, 50 आ जाएगा 40 के प्लेस पे, 60 आ जाएगा 50 के प्लेस पे, 70 आ जाएगा 60 के प्लेस पे। हमने क्या किया, शिफ्टिंग कर दी, इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट थे उसको 1 स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया। इट मीन्स हमने 20 को ओवरराइट कर दिया। और आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि आप डेटा को तब फाइंड आउट नहीं कर सकते जब डेटा ओवरराइट हो जाए, तभी तक फाइंड आउट कर सकते हो जब तक डेटा ओवरराइट ना हो। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद में आपके पास में क्या मिल जाएगा, एरे 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, चूंकि सारे एलिमेंट को आपने शिफ्ट कर दिया था और लास्ट वाले ब्लॉक में अभी भी 80 बना हुआ है। अब ये चूंकि आपने एलिमेंट को डिलीट किया तो एरे की साइज जब पहले 8 थी तो अब एरे की साइज 7 हो जानी चाहिए, क्योंकि एलिमेंट तो डिलीट हो गया है। तो अगला काम है आपका साइज को माइनस कर देना। तो जो साइज आपका अभी 0 से 7 तक था, अब वो साइज 0 से 6 तक हो जाएगा। तो 0 से 6 तक हो जाने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने वाला पॉइंटर क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आपने एरे की साइज़ को जब माइनस कर दिया तो आप डेफिनेटली अब 0 से 6 तक ही सर्च करोगे और 0 से 6 तक आपको सारे एलिमेंट यहाँ मिल जाएंगे। और इसमें आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट आपको सेकंड पोजीशन का डिलीट करना था दैट वाज 2, अब वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और इस तरीके से हमारा डिलीशन ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द मेमोरी एंड वी हैव टू राइट अ कोड फॉर दैट। फाइन, सो लेट्स हैव अ समरी ऑफ दिस ऑपरेशन। सो एज वी नो दैट कि सारे डेटा स्ट्रक्चर जितने भी हम यूज़ करते हैं, हर डेटा स्ट्रक्चर में उनके इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। इसी तरीके से एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं, बट द लॉजिक और कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग बट द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किए। और जब भी हम किसी बेटर डेटा स्ट्रक्चर को चूज़ करते हैं वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इटसेल्फ, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें और जो ऑपरेशंस यूज़ होने वाले हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। हो सकता है किसी एक डेटा स्ट्रक्चर में उसी ऑपरेशन परफॉर्म करने की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, किसी दूसरे में ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोग्राम लिखने के तरीके पर डिफरेंस आ जाता है। तो ये सारे बातें ध्यान में रखने लायक हैं जब भी आप किसी डेटा स्ट्रक्चर को चूज़ करो। So thank you everyone. So here what you learn, we learn here all the basic operations which are the primary requirement of any application software. So that is compulsory for you all. So please remember all these operations. And whenever we have any query, you can drop me your query in given form. So once we'll have the live classes, we'll discuss all the questions. Thank you.